भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल चल रहा है और इसी बीच कई सेक्टर्स भी प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो कितना असर है, बिल्कुल जानेंगे। पीएनबी के सीएमडी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अशोक चंद्र जी। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के। थैंक यू वेरी मच। सर, यूं तो भारत की आर्थिकी की बात करें तो सभी जानते हैं कि पीएनबी कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिकी में सहयोग देता है भारत सरकार का। लेकिन जो मौजूदा स्थिति चल रही है, किस तरह से देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर पर इसका कितना असर है? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक पूरे कंट्री का पहला स्वदेशी बैंक है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1895 में की गई थी। अगर मैं पूरी बिजनेस की बात करूं तो सिंस इंसेप्शन बैंक ने काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की है भारत के विकास में, आर्थिक विकास में। और अगर मैं पिछले साल के परफॉर्मेंस की बात करूं 24-25 में, तो ओवरऑल जो हमारा बिजनेस ग्रोथ रहा था वो 14% था। 14% से ऊपर का ग्रोथ हुआ। डिपॉजिट में 14% का था, इसमें एडवांसेज में 13.6% का ग्रोथ हुआ। और इस साल भी 25-26 में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ जो होगी, हमने ऑलरेडी डायरेक्शन जो दिया है वो क्रेडिट का 11 से 12% का दिया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ 13 से 14% का इस फाइनेंशियल ईयर में भी होगा। काफ़ी मोमेंटम है। और करंट फाइनेंशियल ईयर में हमने 1.5 महीने के भीतर ही करीब 28,000 करोड़ के नए लोन की स्वीकृति दी है। कॉर्पोरेट लोन बुक की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके माध्यम से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी इसमें काफ़ी हमें सहयोग मिलेगा कॉर्पोरेट लोन बुक के माध्यम से। और लास्ट ईयर भी जो हमने सैंक्शन किया हुआ है, करीब 1,15,000 का हमारा सैंक्शन बुक है जिसके ऊपर डिसबर्समेंट अभी होना है। तो ये पूरी जो पूल है करीब 1,35,000 की पूल है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले क्वार्टर्स में इन लोन जो हमने सैंक्शन किया है उसकी डिसबर्समेंट होगी, और कॉर्पोरेट लोन बुक में कम से कम 10 से 11% का हमारा ग्रोथ होगा। बिल्कुल सर, इस बात में कोई शक नहीं है, आपके नेतृत्व में पीएनबी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत पाकिस्तान वॉर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, सभी सेक्टर्स प्रभावित हुए हैं। अभी सर साइबर अटैक को लेकर भी संभावना जताई जा रही है। अब पीएनबी से जितने भी लोग जुड़े हैं, बिल्कुल जानना चाहेंगे कि अभी डाटा प्राइवेसी को लेकर, साइबर सुरक्षा को लेकर कुछ कदम क्या पीएनबी ने उठाए हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे पीएनबी कस्टमर्स को आश्वस्त करता हूं कि पीएनबी इसके ऊपर काफ़ी सतर्क है, और हमने अपनी पूरी साइबर सिक्योरिटी को रिवैम्प की है। हमने इसकी पूरी अपनी जो व्यवस्था थी साइबर सिक्योरिटी को हमने रिविजिट किया है। 24/7 हमारी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे लोग जो स्किल्ड जो हमारे मैन पावर हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं, वो 24/7 इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और किसी भी तरीके की किसी भी गुंजाइश नहीं है किसी भी बाहर के अटैक की साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। पूरी तरह हमारा सिस्टम जो है प्रोटेक्टेड है। हमारा जो नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम है वो भी प्रोटेक्टेड है। डेटा जो हमारा कोर सेंटर है डीसी एंड डीआर, वो सारी चीज़ों को हमने स्ट्रेंथन की है, और हम किसी भी तरीके का इस तरीके के साइबर अटैक से अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर, जो मौजूदा स्थिति है अभी आर्थिक तौर पर, पीएनबी की क्या भूमिका उसमें देखते हैं? देखिए, पीएनबी एक बहुत बड़ा रोल, मैंने जैसा कि आपको बताया, कि देश के विकास में अदा करता है। स्पेशली कॉर्पोरेट लोन बुक में रिटेल, एग्री और एमएसएमई के भीतर हम 2-3 सेक्टर को चैंपियन सेक्टर के रूप में हमने अडॉप्ट किया है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्टर है भारत के लिए, और उसमें हमने एक अच्छा ग्रोथ लास्ट ईयर भी दिया है। इस साल भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी फंडिंग हम करने वाले हैं। रोड्स एंड पोर्ट्स के ऊपर भी हम काफ़ी, लास्ट ईयर भी हमने फाइनेंसिंग की है, और इस साल भी ये हमारा वन ऑफ द प्रायोरिटी आइटम्स रहेगा। स्टील सेक्टर को अगर देखें, फूड प्रोसेसिंग को देखें, या डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और इन सारे सेक्टर्स में पीएनबी एक अहम भूमिका अदा करने वाला है। सर, जब दो देशों के बीच इस तरह का माहौल चलता है तो विदेशी निवेशकों पर भी उसका एक असर रहता है। अभी इस तरह कोई ऐसे चैलेंज आपने देखे हो, किस तरह का रुख फिलहाल विदेशी निवेशकों की ओर से अपनाया जा रहा है? देखिए, अभी तो इस तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। ये तो जस्ट 2-3 दिन पहले की ये घटना है, और बैंकिंग सेक्टर में हम इसका कोई भी किसी भी तरीके का इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे हैं। हमारा डायरेक्शन भी है, और हम इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे हैं। हमारे पूरे कंट्री के जितने एटीएम्स हैं, पूरे कंट्री की जितनी हमारी ब्रांचेज़ हैं, हम इंश्योर करेंगे कि पूरी जो बैंकिंग फैसिलिटी है लोगों को जो दी जाती है डिजिटल चैनल के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से और ब्रांच के माध्यम से, वो बिल्कुल सुनिश्चित सारे सर्विसेज
प्रोवाइड करते रहेंगे हम, किसी भी तरीके का ऐसा कोई चैलेंज नहीं ठीक है सर, कुछ नई योजनाओं पर भी आना चाहेंगे और नई योजनाओं पर बात करने से पहले शुरुआत उन महिलाओं से करना चाहेंगे जिनके पति अभी लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, और वो महिलाएं घबराई हुई भी हैं और अभी तक बहुत से हमारे सेना के जवान शहीद भी हो गए हैं। सर, ऐसी महिलाओं के लिए कोई खास स्कीम? हमने अभी 12 अप्रैल फाउंडेशन डे जिस दिन था, हमने कुछ 34 न्यू इनिशिएटिव्स लॉन्च किया है। एंड कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें वो महिलाओं के को सेंसिटिविटी को रखते हुए हमने उसको लॉन्च किया है। एक जो हमने सेविंग स्कीम लॉन्च की है वो पूरी तरह वीमेन सेविंग स्कीम है, जिसमें हम काफ़ी बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। दूसरा जो मिलिट्री और आर्म फोर्स और अग्निवीर जो हमारे देश की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन हम एक सैलरी अकाउंट लेकर आए हैं, जिसमें हम इंश्योरेंस का करीब 1.5 करोड़ तक का हम उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन उसमें हम दे रहे हैं। उसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस हम उनका फ्री दे रहे हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो उनको रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें उनके फैमिली का जो अकाउंट है, स्पाउस प्लस 2 चिल्ड्रन, उनकी भी हम उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट हमने उसका प्रावधान किया है। तो कीपिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंस जो हमारा डिफेंस सेक्टर का है, उसको हम ध्यान में रख के ये सारी स्कीम्स हमने लॉन्च की है अभी 12 अप्रैल को। सर, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और कुछ और कदम भी, क्योंकि हर वर्ष हम देखते हैं भारत सरकार कोई ना कोई नई योजनाएं लेकर आती है। सर, इसमें भी कोई प्लानिंग आपकी की गई हो और कोई स्कीम्स जो अभी भी जारी हो? देखिए, एक स्कीम जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है, उसके ऊपर पीएनबी बहुत अग्रणी भूमिका अदा करने वाला है। 1 मार्च 2025 को पूरे कंट्री में हमने 200 सेंटर से ऊपर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने एक आउटरीच प्रोग्राम किया था, और उसके माध्यम से करीब 9,200 करोड़ के हमारे पास लीड्स आए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप और एग्री इंफ्रा से रिलेटेड जो प्रपोजल्स होते हैं। और हमने देखा कि काफ़ी इसके भीतर जब आउटरीच प्रोग्राम इस तरीके की होती है तो काफ़ी इसके भीतर मोमेंटम आता है, और इस एक्टिविटी को इस पूरे साल हम बड़े रूप में ले जाने वाले हैं। और इसमें आप देखेंगे तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में मोस्टली ये महिलाएं हैं, उनको ध्यान में रखकर, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान में रखकर, वीमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखकर, और हम उनको किस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकेबल स्कीम के तहत उनको हम लेकर आएँ, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर एक बहुत बड़ा मुहिम हमने शुरू किया है। हमारा टोटल जो एक्सपोजर है 10,200 करोड़ का सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक्सपोजर है एज ऑन 31 मार्च 25। इस एक्सपोजर को हम इस साल डबल करने वाले हैं, तो करीब 10,000 करोड़ फ्रेश हम डिस्बर्समेंट करने वाले हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के भीतर, और ये इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो हमारा है। दूसरा, हमने जब इतना बड़ा हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमने सोचा कि इसको पूरा का पूरा डिजिटल किया जाए। तो आज जो हमारी नए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक के साथ जुड़ रहे हैं, उनका एंड टू एंड पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल है। सो इनका अकाउंट ओपन करना, उनका इंट्रा लेंडिंग, इंटर लेंडिंग, डिस्बर्समेंट, वो सारी चीज़ें हमने डिजिटल कर दी है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, डिजिटल टूल के माध्यम से हम इसके ऊपर काफ़ी काम करने वाले हैं। दूसरा, एमएसएमई के सेक्टर में भी हमने कुछ नई शुरुआत की है, जिसमें 25 लाख तक के जो लोन हैं, वीमेन हो या मेन हो, अगर उनको कुछ एमएसएमई के भीतर अगर कोई नई इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है या नया कोई इंडस्ट्री लगाना है, तो हमारे बैंक के वेबसाइट में जा सकते हैं, दे कैन अप्लाई, और उसमें किसी भी तरीके के उनको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, क्योंकि स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हैं, मैक्सिमम सर ये ग्रामीण इलाकों में महिलाएं रहती हैं, और ऐसे में भारत के ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं बढ़ाई जा सके, इसके लिए सर क्या खास योजना है? क्योंकि तभी तो बात स्वयं सहायता समूह तक भी पहुंच पाएगी। नहीं, इसके लिए मैंने बताया कि ये एक्टिविटी तभी होती है जब इसके प्रति हम जागरूकता फैलाएं, और इसमें बैंक बहुत अहम भूमिका अदा कर सकता है। हमने NRLM जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके साथ तहत भी हमने उनके साथ MOU साइन किया है, और NRLM और बैंक के अधिकारी और बैंक के स्टाफ मिलकर इस पूरे सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने में हम काफ़ी अग्रणी भूमिका अदा करने वाले हैं। सर, इसके अलावा अभी अगले 5 साल के रोड मैप को लेकर जानकारी मांगे तो क्या कुछ आपने सोचा है? कौन सी नई स्कीम्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं PNB से? देखिए, मैं अगर सेक्टर वाइज आपको बताऊं तो हमारा 4 जो सेक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हम इस साल से और आगे के वर्षों में भी हम करने वाले हैं। कासा जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट का जो मोबिलाइजेशन होता है, और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि PNB का जो मार्केट शेयर है कासा का, वो डाउन हुआ है।
तो उसको ध्यान में रखकर हमने बहुत सारी नई स्कीम कासा के अंतर्गत स्टार्ट की है, जिसमें सैलरी के लिए एक अलग स्कीम है, नॉन सैलरी के लिए अलग स्कीम है, हमने पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम हमने लॉन्च की है, हमने वीमेन के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है, यूथ के लिए एक नई स्कीम लाया है हमने, डिफेंस और जो अग्निवीर जो इसकी चर्चा मैंने की उनके लिए एक नई स्कीम हमने लॉन्च की है, और फार्मर्स के लिए पहली बार एक नई एक्सक्लूसिव स्कीम हमने लॉन्च की है। और ये सारे स्कीम्स हमने 12 अप्रैल 2025 को, पिछले 2-3 महीने से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, और इन सारे स्कीम्स में हमने काफ़ी वैल्यू एडेड सर्विसेज उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक मेडिकल हेल्थ चेकअप हमने उनमें फ्री दिया है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस फ्री दिया है, फैमिली का अकाउंट हमने जीरो बैलेंस किया है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हम उनको दे रहे हैं फ्री में। तो इसमें काफ़ी चीज़ हमने उसमें इनबिल्ट की है, और हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम पीएनबी के साथ जोड़ें। और 1 महीने भी हुए हैं इस स्कीम को लॉन्च किए हुए, ऑलमोस्ट 2 लाख नए सेविंग अकाउंट इन स्कीम्स के भीतर हमने खोला है, जिसमें करीब 300 करोड़ का एक्रीशन अभी तक हमारे पास हुआ है। हमारा प्लान है इस 6 महीने के भीतर कि कम से कम 10 लाख नए अकाउंट इन स्कीम्स के भीतर हम खोलें, जिससे कासा का हम अच्छा ग्रोथ मेंटेन कर पाएँ। दूसरा जो इनिशिएटिव बैंक ने लिया है रिटेल, एग्री और एमएसएमई के लिए, रिटेल के लिए हम जितने भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं कंट्री में, हमने एक कॉल दी है पूरे अपने सर्किल और जोन्स को कि आप जितने भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसकी प्रोजेक्ट अप्रूवल दीजिए, जिससे क्या होता है कि कोई भी नए लोग जो हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में, तो अगर प्रोजेक्ट अप्रूव है तो किसी को भी नए लीगल ओपिनियन या वैल्यूएशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल ड्यू डिलिजेंस, केवाईसी हम इंडिविजुअल का करके विदिन 48 to 72 आवर्स में हम उनको हाउसिंग लोन दे सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तीसरा अगर मैं बताऊँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर मैंने जैसे बताया आपको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम काम कर रहे हैं। रूरल गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, ये 3 चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी जोर देने वाले हैं। और चौथा जो पॉइंट है जो एमएसएमई सेक्टर के भीतर, जिसके में मैंने आपको बताया कि 25 लाख तक के हमने नए कस्टमर जो हमसे जुड़ने वाले हैं, या हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो हमारी डिजिटल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 25 लाख तक के जो लोन हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के उनका सैंक्शन डिजिटली होगा, उनका डॉक्यूमेंटेशन डिजिटली होगा, और उनका डिस्बर्समेंट भी डिजिटल टूल के थ्रू होगा। तो ये एक्टिविटी हमने एमएसएमई के भीतर स्टार्ट की है। एमएसएमई में कम से कम 200 जो एमएसएमई क्लस्टर्स हैं इंडिया के भीतर, वहाँ हम बहुत बड़ी संख्या में आउटरीच प्रोग्राम हम करने वाले हैं। तो एमएसएमई, एग्री, रिटेल एंड कासा, इन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर बैंक काफ़ी ध्यान दे रहा है। और इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारा जो मेन पिलर जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं वो है हमारा कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर सर्विस। दैट विल बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द बैंक। इसको हमने बहुत क्लियरली अपने सारे टीम को बोला है कि उसके आधार पे ही हम ये सारे बिजनेस ग्रोथ का हम प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड है वो है ब्रांच एम्बियंस एंड दी एटीएम एम्बियंस। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर सर्विस, ब्रांच एम्बियंस एंड एटीएम, ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। उनको बेस बनाकर हम अपनी पूरे बिजनेस को डेवलप करने वाले हैं। अब बिल्कुल सर, कैसे डिजिटल इंडिया की तरफ आप बढ़ रहे हैं ये तो हमने जान ही लिया आपकी पूरी स्टेटमेंट से, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को भी सर एक उम्मीद रहती है, और जैसा कि हमने कहा पीएनबी का तो सबसे बड़ा योगदान है, चाहे आर्थिकी की बात करें या फिर नई स्कीम्स लॉन्च करने की जानकारी हो। सीनियर सिटीजन्स के लिए सर कुछ खास? सीनियर सिटीजन में हमारी जो एक स्पेशल स्कीम हमने लॉन्च की है डिपॉजिट की, तो उसमें हम 7.10 390 डेज की ये हमारी स्कीम है। सीनियर सिटीजन जो इसके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम 0.5% एक्स्ट्रा देते हैं, तो ये एक बेनिफिट हमने दिया। दूसरा जो मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन और पेंशनर्स के लिए हमने एक सेविंग की प्रोडक्ट लॉन्च की है, जिसमें वो हमारे यहाँ अगर अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम उसमें एक उनको मेडिकल हेल्थ चेकअप फ्री दे रहे हैं साल में, और जो भी वो मेडिसिन परचेज करते हैं हमने एक फार्मेसी के साथ टाई अप किया है, तो उसमें 25% का उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उस सेक्टर और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमने अपना एक एड ऑन फैसिलिटी उसमें ऐड किया है। तो बहुत एक्सक्लूसिव स्कीम है ये, सीनियर सिटीजन के लिए ही बनी हुई है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो नई स्कीम्स हमने लॉन्च की है इस स्कीम्स का लाभ उठाएं वो। सर एक इस दौर में जो हम एक परेशानी भी कह सकते हैं और ट्रेंडिंग बात भी कह सकते हैं, जैसे सर एफडीज को छोड़कर लोग अब शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं, आप इसके पीछे का क्या बड़ा कारण मानते हैं?
नहीं, अभी तो मेरा व्यू अभी बिल्कुल दूसरा है, और इसके भीतर जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड भी है। ये जो एक स्कीम मैंने आपको बताया कि 7.10% पे हमने जो स्कीम हम लाए हैं 390 डेज़ का, ये स्कीम को लाए हुए केवल 1 महीने हमारे पास हुए हैं, लेकिन 8,000 करोड़ के नए रिटेल टर्म डिपॉजिट हमारे बैंक के भीतर आए हैं। हमने सेविंग की भी जो नए स्कीम्स के अंतर्गत हमने जो अकाउंट खोला उसमें 300 करोड़ का हमारा ग्रोथ हुआ है सेविंग के भीतर। तो मेरा ऐसा मानना है और पूरा विश्वास है कि आई थिंक बैंकिंग सेक्टर के भीतर लोगों का जो फेथ है वो अभी भी मेंटेन है, और आई थिंक इसमें कोई ऐसा चैलेंज मुझे अभी नहीं दिख रहा है। यह चैलेंज तो था पहले, जब म्यूचुअल फंड्स और इसमें एसआईपी के माध्यम से काफ़ी पैसे उसमें मूवमेंट हो रहे थे, और आज जब हमारे पास डिजिटल मोबाइल ऐप है जहाँ से कहीं भी आप कहीं कुछ भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, तो ये सब चैलेंज तो इकोनॉमी में रहेगी। एंड एज ए बैंकर यही तो हमारी खूबसूरत है और हमारी क्वालिटी के अंतर्गत आता है कि हम इस चैलेंजेस को कैसे मीट करते हैं। अभी बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि आपको लंबा समय हो गया है, कौन से सर महत्वपूर्ण बदलाव आपने देखे और अगले कई दशकों में भारतीय बैंकिंग सेक्टर को कहाँ देखते हैं? आई थिंक डिजिटल के ऊपर तो काफ़ी कुछ सारे बैंकिंग सिस्टम में हुआ है, और जैसा कि बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया पेमेंट सिस्टम में, एंड हम दूसरा अब एक बड़ा रिवोल्यूशन हम देख रहे हैं लेंडिंग सिस्टम में होने वाला है। तो जैसे यूपीआई के माध्यम से पूरी पेमेंट सिस्टम इंडिया की ट्रांसफॉर्म हो गई और वर्ल्ड में हम एक लीडर के रूप में पेमेंट सिस्टम में उभर कर आए हैं। मैं दूसरा सबसे बड़ा रिवोल्यूशन देख रहा हूँ यूएलआई के माध्यम से, और यूएलआई के माध्यम से जितनी भी लेंडिंग एक्टिविटी पूरी कंट्री में होने वाली है वो बड़ा ही सिंपल, सिस्टमेटिक एंड कन्वीनियंट लोगों को होने जा रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अभी देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है और आम जनता के कुछ एक सवाल थे कि बैंकिंग सेक्टर में आखिरकार इसका कितना असर है, और बिल्कुल सवाल होना जायज़ भी है क्योंकि इतने लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपके लिए लेकर आए थे। जुड़े रहिए नवोदय टाइम पंजाब केसरी के साथ। कैमरा पर्सन अनिल जी के साथ मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।